ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिजात्य संप्रदाय। अभिजात्य संप्रदाय को इलीट स्कूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह संप्रदाय विकसित हुआ था इटली में। ठीक है। तो अभिजात्य संप्रदाय के 3 विद्वान हैं, पैरेटो, मोस्का और मिशेल। तो पैरेटो को आज हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में मोस्का को देखेंगे, फिर मिशेल को देख लेंगे। मोस्का मिशेल को एक ही वीडियो में कवर किया जा सकता है। पैरेटो का जो सिद्धांत है वो थोड़ा 2-3 चीज़ें उसमें कही गई हैं और वो मोस्का और मिशेल पैरेटो को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बात उनकी भी वही है। तो अब हम देखते हैं कि पैरेटो क्या है। पैरेटो का जीवन काल 1848 से 1923 है। फ्रांस में जन्म हुआ था, रह रहे थे इटली में। इनका जीवन जो है इटली में ही बीता। व्यक्तिगत जीवन क्या था इनका? उद्योगपति और इंजीनियर। और फिर दूसरी घटना इनके जीवन में घटी, पत्नी रसोइये के साथ भाग गई, सामाजिक अवहेलना जिससे निष्ठुरता ने जन्म लिया। तो ये इनके जीवन की दूसरी ये जो घटना है, ये इनके जीवन की त्रासदी कहिए कि इसकी वजह से इन्हें जो है बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ और इस कष्ट की वजह से समाज के प्रति इनके अंदर एक द्वेष नहीं कहना चाहिए कि समाज के प्रति एक नकारात्मकता पैदा हुई और इन्होंने समाज को बोला कि समाज बहुत ही अतार्किक है और ये शायद यही चीज़ इनकी थ्योरी में झलकेगी। अब देखते हैं हम लोग कि इन्होंने कहा कि पैरेटो का व्यक्तिगत जीवन हम लोग देख लिए, 1848 से 23 इटली के हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। पैरेटो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान का धर्म है सत्य की खोज करो, चाहे वह नर्क बनाए या स्वर्ग। ये कथन पैरेटो कहते हैं कि विज्ञान का काम है खोजना, सत्य को खोजना। क्या है ये बात विज्ञान खोजेगा, क्या होना चाहिए विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान मानते हैं पैरेटो। अब इनका देखिए सामाजिक क्रिया सिद्धांत। पैरेटो कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जो क्रिया करता है तो क्रिया दो चीज़ों से दो प्रकार की होती है, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया का प्रयोग हम लोग आर्थिक क्रियाओं के लिए करते हैं, अतार्किक क्रिया है सामाजिक क्रियाएं अतार्किक हैं। तो इन्होंने कहा कि क्रिया बराबर तार्किक प्लस अतार्किक हुआ, तो इन्होंने कहा क्रिया माइनस तार्किक क्रिया बराबर अतार्किक क्रिया। अतार्किक क्रिया रेसिड्यूज, अब ये बराबर करके अतार्किक लाए हैं तो इसको रेसिड्यूज शेष बोलते हैं, मतलब ये अवशिष्ट है, बची हुई चीज़ है। क्रिया से तार्किक क्रिया घटा देने से अतार्किक क्रिया जो बची वो रेसिड्यूज है, तो ये अतार्किक क्रिया को भी रेसिड्यूज कह रहे हैं। अर्थात समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा है इनकी कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर क्या करते हैं? कहते हैं कि व्यक्ति अतार्किक क्रिया अपनी मूल भावनाओं, जिसे पैरेटो ने विशिष्ट चालक कहा, के कारण करता है। तो पैरेटो कह रहे हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, जिसे उन्होंने कहा विशिष्ट चालक। वो विशिष्ट चालक होता है जिसकी वजह से व्यक्ति क्रियाएं करता है। और कौन सी क्रियाएं? अतार्किक क्रियाएं। अर्थात तार्किक क्रियाएं तो वो लॉजिक से करता है, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति की वजह से मूल प्रवृत्ति को अप्लाई करने के लिए एक विशिष्ट चालक, मतलब यह है कि विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं है, मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है विशिष्ट चालक। ये अंतर ध्यान रखिएगा। इन्होंने 6 विशिष्ट चालक बताए: संयोजन का विशिष्ट चालक, अस्थायित्व का विशिष्ट चालक, भावनाओं की अभिव्यक्ति का विशिष्ट चालक। संयोजन का विशिष्ट चालक यह है कि व्यक्ति के अंदर गुण होता है जुड़ने का। अस्थायित्व का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी सिद्धांत पर, किसी भी अपने जो उसका दर्शन होगा, जो उसकी सोच होगी, उस पर टिके रहने का गुण होगा। भावनाओं की अभिव्यक्ति का गुण व्यक्ति में होता है और वो भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उसमें कोई तार्किकता की बात नहीं करता। सामाजिकता का गुण व्यक्ति में होगा, व्यक्तित्व निर्माण के विशिष्ट घटक उसके अंदर होंगे। ठीक है। और यौन के विशिष्ट चालक, यहाँ यौन का मतलब सेक्स से है, तो कामुकता की प्रवृत्ति जो होता है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट को अभिव्यक्त करने का भी एक विशिष्ट चालक व्यक्ति के अंदर होता है। इस तरीके से इन्होंने 6 विशिष्ट चालक बताए, लेकिन ये संयोजन का विशिष्ट चालक और अस्थायित्व के विशिष्ट चालक पे ही अपना सिद्धांत डेवलप करते हैं, बाकी चारों पर नहीं करते। ठीक है। अब हम देखते हैं भ्रांत तर्क। इन्होंने कहा कि जो विशिष्ट चालक होता है, विशिष्ट चालक अतार्किक होता है। ये मूल प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है विशिष्ट चालक, लेकिन वो स्वयं में मूल प्रवृत्ति नहीं है। और
ये विशेष चालक अतार्किक है। तो अतार्किक क्रियाएं व्यक्ति करता जरूर है, लेकिन वो समाज में अपने आप को तार्किक ठहराने का प्रयास भी करता है। जैसे सबल वक्तव्य का भ्रांत तर्क। व्यक्ति भावना में आके कोई भी कार्य करता है तो वो सबल वक्तव्य का भ्रांत तर्क देता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर एक पिता अपने पुत्र को चाटा मारता है और बाद में लोग या उसकी पत्नी ही पूछे कि आपको चाटा मारने की ज़रूरत नहीं थी, तो पिता के पास कोई तर्क नहीं है, तो पिता क्या करेगा? पिताजी चिल्लाएंगे, बहुत तेज़ी से चिल्लाएंगे और ये सबल वक्तव्य, डेरिवेशन ऑफ असर्शन, वो चिल्ला के अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये है ना कि इसका कहने का मतलब यह है कि अतार्किक क्रियाएं होती हैं और अतार्किक क्रियाओं को व्यक्ति तार्किक दिखाने के लिए चार भ्रांत तर्कों का प्रयोग करता है। सबल वक्तव्य देता है, प्राधिकार पर कोई भी काम अतार्किक करेगा, बोलेगा कि नहीं ये मेरा पावर है इसलिए मैं इसको किया। स्वीकृत सिद्धांत तो भावनाओं का भ्रांत तर्क वो देगा कि जैसे कोई व्यक्ति स्वीकृत सिद्धांत वाले पे समझें कि जैसे मेहनत किया सफलता नहीं मिली, तो फिर लोग उससे पूछेंगे कि तुम मेहनत नहीं किए, तुम ये रूल फॉलो नहीं किए, तो वो कहेगा कि नहीं हुई है वह जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो ये चीज़ है तो वो भ्रांत तर्क दे देगा। व्यक्ति अतार्किक चीज़ों को भी तार्किक सिद्ध करता है भ्रांत तर्कों के माध्यम से। शाब्दिक प्रमाण का भ्रांत तर्क, इसका ये मतलब है कि भावना में आके वो कोई भी सामाजिक कृत्य करता है और उसका जवाब देने के लिए वो पूछता है या मौखिक प्रमाण दिलवाता है, जिसे हम देहात भाषा में कहते हैं पूछ पुछौरा करवाएगा कि फलाने से पूछ लो ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, मैं ये नहीं ये कहा था। तो भ्रांत तर्क का मतलब यही है। और एक अंतर है विशेष प्रकार का कि जो रेसिड्यूज होते हैं वो अस्थाई होते हैं, रेसिड्यूज अस्थाई होते हैं जबकि डेराइवेशन अस्थाई होता है। इसका मतलब यह है कि डेराइवेशन बदलते रहते हैं। व्यक्ति अपने रेसिड्यूज की वजह से जो कार्य करेगा, अतार्किक कार्य जो करेगा, उसके लिए डेराइवेशन बदलता रहेगा, चाहे वो पूछ पुछौरा का सहारा ले, चाहे सबल वक्तव्य का, चाहे प्राधिकार का, चाहे स्वीकृत सिद्धांतों का, वो ये बदलता रहेगा डेराइवेशन। लेकिन उसका जो रेसिड्यूज है वो सभी व्यक्तियों में वो 6 रेसिड्यूज जो उन्होंने बताए हैं वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो पेरेटो कहते हैं सोसाइटी में समाज को पेरेटो 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं समाज को, जब आप पढ़ेंगे तो समाज को लायन फॉक्स में बांटे हैं, सट्टेबाज की राजी में, ऐसा नहीं। ये ग्राफ से आप समझिएगा कि पेरेटो कहते हैं कि समाज में एक अभिजन होता है, एक सामान्य जन होता है। तो अभिजन का मतलब ही होता है इलीट। इलीट का मतलब कि समाज में कई क्षेत्रक हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र हुआ, राजनीतिक क्षेत्र हुआ, आदर्श या बौद्धिक का क्षेत्र हुआ। तो हर क्षेत्र में एक सुपर आदमी होता है जो राजनीतिक सत्ता में सबसे ऊंचे पद पे होता है, उसके अंदर सारी राजनीतिक शक्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उनके पास पावर होती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ देख लीजिए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो विकल्प में चाहे भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, तो इस समय क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट को जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनको लायन कहा जाएगा और जो बाहर हैं उनको इन्होंने फॉक्स कहा है। लेकिन हैं दोनों इलीट, हैं दोनों के दोनों इलीट। ये इनके कहने का मतलब ये है कि सामान्य जन से इस सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। ये इलीट जो है ये फॉक्स से लायन और लायन से फॉक्स में परिभ्रमण करते रहते हैं और सामान्य जन की पहुंच यहाँ तक नहीं हो पाती। ठीक हो गई बात। ये लायन फॉक्स का कंसेप्ट इन्होंने मैकियावेली से लिया था। फिर कहते हैं आर्थिक में वो बताते हैं सट्टेबाज और किरायाजीवी। ठीक है, आदर्शात्मक में इन्होंने बौद्धिक और धार्मिक। आदर्शात्मक जैसे पादरी हुए, पुजारी हुए, बिशप हुए, और फिर बौद्धिक में जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बहुत बड़े जो है कला के कलाकार हुए, तो ये सब लोग आदर्शात्मक क्षेत्र के इलीट माने गए हैं। अब इन्होंने जो अभिजन कहा है, अभिजन को, राजनीतिक अभिजन को इन्होंने लायन फॉक्स में बांटा, आर्थिक अभिजन को सट्टेबाज और किरायाजीवी में बांटा। ये 2 चीज़ें समझिए, सट्टेबाज और किरायाजीवी इन्होंने बांटा था आर्थिक में, और लायन फॉक्स को बांटा था राजनीतिक अभिजन में। लायन फॉक्स का कंसेप्ट मैकियावेली का है।
इन्होंने कहा कि जो अभिजन होते हैं, अभिजन में जो दो वर्ग होगा, लायन फॉक्स होगा या सट्टाबाज किराएजीवी, तो यहाँ ये इन्होंने कहा कि जो लायन होता है, लायन में अस्थायित्व का विशिष्ट चालक पाया जाता है। क्योंकि छह चालक इन्होंने दिया था, तो छह चालक में ये कहते हैं कि जो अस्थायित्व का चालक होता है वो लायन में ज़्यादा पाया जाएगा, और इधर किसके अंदर ज़्यादा पाया जाएगा, किरायाजीवी में ज़्यादा पाया जाएगा। ये लायन जो होता है वो यथास्थिति को बनाए रखने की बात करता है, और फॉक्स जो होता है वो परिवर्तन की मांग करता है। और पेरेटो कहते हैं कि फॉक्स जो है वो चेंज लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसके अंदर चालाकी, धूर्तता, झूठे वादे कुछ भी करके वो किसी न किसी तरीके से फॉक्स जो है लायन के कैटेगरी में पहुंचने के लिए दौड़ लगाएगा। फिर यहाँ सट्टेबाज और किरायाजीवी का क्या तात्पर्य है? इन्होंने कहा कि जो पुराने अमीर आदमी हो गए हैं, जो पुराने रईस हैं, वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अस्थायित्व का जीवन जीना चाहते हैं। इनके अंदर अस्थायित्व का विशिष्ट चालक प्रबल होता है और ये एक जैसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं। और जो सट्टेबाज होते हैं ये फॉक्स टाइप के, ये राजनीतिक अभिजन के फॉक्स टाइप के लोग होते हैं, और इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है। ये रिस्क लेते हैं और मेहनत करते, और फिर ये किरायाजीवी बन जाते हैं। किरायाजीवी फिर बाद में सट्टेबाज बन जाता है, और यही प्रक्रिया लायन फॉक्स बनता है, फॉक्स लायन बन जाता है। यही अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत है। और इन्होंने कहा था कि इतिहास कुछ भी नहीं है, कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। तो ये इलीट जो है ये कुलीन है, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आदर्शात्मक के जो इलीट है यही कुलीन है, और इन्हीं की कब्रगाह इतिहास है। इसमें कॉमनर की कोई चर्चा नहीं है, अकॉर्डिंग टू पेरेटो, मेरे हिसाब से नहीं, पेरेटो कह रहे हैं। फिर क्या, अभिजन दो प्रकार के होते हैं, तो ये अभिजन दो प्रकार के जो मैं ऊपर बताया, और उन्हीं में ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ कि अस्थायित्व और सम्मिलन। किरायाजीवी में और लायन में अस्थायित्व का विशिष्ट चालक होता है, फॉक्स और सट्टेबाज में सम्मिलन का विशिष्ट चालक होता है। ये आगे पीछे होते रहते हैं, और ये किसी न किसी तरीके तक सत्ता और धन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दो ही क्षेत्र के इलीट का अध्ययन किए हैं पेरेटो। अब देखिए पेरेटो को हम देखेंगे यहाँ पे कि पेरेटो अपने सिद्धांत में यह सिद्ध करना चाहते हैं कि लायन ही समाज में अस्थायित्व संतुलन ला सकता है, इसे ही प्रमोट करो। पेरेटो कह रहे हैं, पेरेटो अपने सिद्धांत में यह सिद्ध करना चाहते हैं कि लायन ही समाज में अस्थायित्व संतुलन ला सकता है, इसे ही प्रमोट करो। इसलिए इन्हें फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है। इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रगाह है, क्योंकि अभिजन का परिभ्रमण होता रहता है, सामान्य जन का इसमें कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है, कुलीन तंत्र का कब्रगाह है, ये बात भी आप समझ गए। इनकी जो बुक है माइंड एंड सोसाइटी, फेमस बुक है, बुक तो कई हैं लेकिन ये फेमस बुक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो इन्होंने कहा था कि पेरेटो कह रहे हैं कि फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है। फासिस्टवाद का पैगंबर इन्हें क्यों कहा जाता है, तो हम देखेंगे कि जो पेरेटो का पीरियड है जो हम पढ़ रहे हैं, एलीट स्कूल की जो स्थापना हो रही है, तो पेरेटो कर रहे हैं 1848 में। तो वो 1848 का मतलब है, ये 1848 इसका इनका जो जन्म काल है, उसके बाद ये 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध का काल होता है, और यूरोप में साम्राज्यवादी शक्तियां प्रबल होती हैं। अब ये पूरे इनके सिद्धांत को समझ लेंगे हम, यहीं से पूरा समराइज कर लेंगे, पेरेटो को याद करना आसान हो जाएगा कि पूरी परिस्थिति देख लेंगे। यूरोप में क्या है, साम्राज्यवाद चल रहा है। साम्राज्यवाद एशिया और अफ्रीकी देशों को यूरोपीय देश गुलाम बनाए हुए हैं, कच्चा माल ले जाते हैं, अपना बना हुआ माल वहाँ बेचते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया यूरोपीय देश कर रहे हैं। लेकिन इटली, ध्यान रखिएगा, इटली और जर्मनी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, वहाँ इस तरीके का एकीकरण नहीं हुआ है। और वहाँ क्या है कि जब राष्ट्र और समाज संगठित नहीं है, वहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, तो वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए जर्मनी का थिंकर नीत्शे भी क्या कहता है, विल टू पावर। वो कहता है कि जो विल पावर होती है वो किसी किसी में होती है, सुपरमैन होते हैं वो लोग, और उनको प्रमोट करना चाहिए, और ये भीड़ तंत्र से बचना चाहिए, हर्ड मेंटालिटी से बचने की बात नीत्शे जर्मनी में कर रहे हैं। और नीत्शे भी 1844, लगभग 1844 ही, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1844 में नीत्शे का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी कह रहा है विल टू पावर, जर्मनी में वो बोल रहे हैं विल टू पावर, और पेरेटो इटली में बोल रहे हैं
कि किसी तरीके से लाइन को प्रमोट किया जाए, अस्थायित्व संतुलन लाया जाए, क्योंकि ये अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं यूरोप में जो स्थिति है उसका मुकाबला करने के लिए। तीसरी चीज़ साम्राज्यवाद की वजह से, अपने देश को संगठित करने की वजह से। और फिर इनका एक दिक्कत ये भी था कि 1917 के लगभग 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, तो रूसी क्रांति का जो साम्यवाद था, साम्यवाद से बचने का भी प्रयास चल रहा था। पूंजीवादियों के मन में ये डर था कि अगर यहाँ अस्थायित्व नहीं आई तो जनता के हाथ में सरकार चली जाएगी, फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए ये अभिजात स्कूल में अस्थायित्व, सम्मिलन, ये सब बता के, अतार्किक क्रिया बता के, कुल मिला के ये प्रमोट किए फासिस्टवाद को। तो मुसोलिनी ने फासिस्टवाद का स्थापना किया इटली में। लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 उसमें इटली में मुसोलिनी फासिस्टवाद स्थापित करता है और पेरेटो को अपने सीनेट में जगह भी देते हैं, और पेरेटो को मुसोलिनी का गुरु भी कहा जाता है। तो पेरेटो उनका समर्थन करते हैं मुसोलिनी का, और फिर मुसोलिनी से ही प्रभावित होके, देखिए नीत्शे पेरेटो इधर मैच कर रहे हैं, उधर नीत्शे थिंक कर रहा है, इधर पेरेटो थिंक कर रहा है, तो इधर मुसोलिनी खड़ा होता है पेरेटो के पीछे, मुसोलिनी खड़ा हो जाएगा, और उधर नीत्शे के पीछे खड़ा हो रहा है हिटलर। ठीक है, तो ये तरीका है कि जो समाज होता है, जो समय होता है, परिस्थिति होती है, वही गढ़ता है थिंकर को। इस हिसाब से हम समझेंगे तो हमको समाजशास्त्र अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पढ़ लिया है इन्हें, पेरेटो का व्यक्तिगत जीवन, समाजशास्त्र इनके हिसाब से क्या है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत क्या है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत में इन्होंने विशिष्ट चालक बताया। विशिष्ट चालक को याद करने का तरीका, सामाजिक व्यक्तित्व अस्थायित्व से मिलकर यौन भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये आप ट्रिक भी काम में ला सकते हैं, अगर याद करने में दिक्कत होगी तो आप इसे यूज कर लीजिएगा। फिर इन्होंने ये बात डेरिवेशन के विषय में, सबल वक्तव्य का भ्रांतर, प्राधिकार पर आधारित स्वीकृत सिद्धांतों भावनाओं का भ्रांतक, शाब्दिक प्रमाण, और फिर अभिजन की बात ये समझ लीजिएगा। बस पेरेटो कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू।